हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली लाइब्रेरी की जो वैकेंसी थी उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी सॉल्व पेपर्स थे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, उसे मैं करवा रहा था। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यह किसने कहा कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है? हु सेड दैट द इंफॉर्मेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस? किसने कहा था इस बात को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे मार्टिन ने। किसने कहा था? जे मार्टिन ने। अब इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या है। जे मार्टिन ने कहा कि सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, और डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र का प्रतिपादन तथा कॉलोन क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्रों का प्रतिपादन तथा कॉलोन क्लासिफिकेशन का निर्माण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग आदि जैसे क्रियाकलापों का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो एलिस का मॉडल है। किसका मॉडल है? एलिस का मॉडल है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए कि निम्नलिखित में से एलिस का मॉडल जो है वो सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग आदि जैसे क्रियाकलापों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन ग्रंथालय विज्ञान में किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्या? सॉरी, यहाँ पे मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क मिस्टेक से लिखा गया, मस्तिष्क है। मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन ग्रंथालय विज्ञान में किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञान जगत में, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में किया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, सिंपल दिया हुआ है कि मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन जो है ग्रंथालय विज्ञान में, ज्ञान जगत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो इसका राइट आंसर है सूचनाओं को सुगठित स्वरूप को ही हम लोग ज्ञान कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? तो सूचनाओं के सुगठित स्वरूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि ज्ञान सूचनाओं का सुगठित स्वरूप है। ज्ञान शब्द से तात्पर्य विश्वास अर्थात जो ज्ञात हो। मनुष्य जैसे जैसे नए तथ्यों और तत्वों से अवगत होता है, वैसे वैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान को उपलब्धता के आधार पर 2 प्रमुख विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका व्यक्तिगत ज्ञान और दूसरा है आपका सामाजिक ज्ञान। सभी चीज़ों को ध्यान से आप समझिए, चीज़ें आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा से बाहर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सूचना विस्फोट। जब किसी चीज़ की वृद्धि उसकी सीमा से बाहर हो जाए तो उसे हम लोग विस्फोट कहते हैं। या सूचना की वृद्धि जो है सीमा को पार कर गई, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? इसे सूचना विस्फोट कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाइब्लियोमेट्री क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि बाइब्लियोमेट्री क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सूचना प्रबंधन उपकरण है। बाइब्लियोमेट्री क्या है? एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। इसके बारे में आप समझिए ध्यान से क्या है। तो किताबों, लेखों और अन्य प्रकाशनों का विश्लेषण करने के लिए बाइब्लियोमेट्री सांख्यिकी विधियों का उपयोग है। पुस्तकालय और सूचना विभाग के क्षेत्रों में बिब्लियोमेट्रिक विधियों का अक्सर उपयोग किया जाता है। बिब्लियोमेट्रिक्स का उपक्षेत्र जो वैज्ञानिक प्रकाशनों के विश्लेषण से खुद को कंसर्ट करता है, उसे साइंटोमेट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूचना व्यवहार साहित्य के क्षेत्र में सूचना आमना सामना को संकल्पना का प्रतिपादन संडा एडरलेजन 1997 में किया था, जिसमें उन्होंने आईई के व्यवस्थित अध्ययन को सुगठ करने हेतु संकल्पनात्मक ढांचे का प्रतिपादन किया था। एडलेज किस अपने अध्ययन में जिन 3 प्रमुख अवयवों का प्रतिपादन किया, उनकी पहचान कीजिए। आप बताइए कि जो एडलेज है वो उन्होंने क्या किया? अध्ययन में 3 प्रमुख अवयवों का प्रतिपादन किया। उन तीनों के बारे में आपको बताना है वो कौन कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट आपका है सूचना प्रयोक्ताओं की विशेषता। तो ये एडलेज के द्वारा प्रयोग किया गया था। सूचना प्रयोक्ता की विशेषता को सूचना खोजने संबंधी आदत का भी प्रयोग किया गया था एडलेज के द्वारा, और सूचना परिवेश की विशेषताओं के लिए भी एडलेज के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही, 4th ऑप्शन गलत है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सूचना प्रयोक्ता की विशेषताएं, सूचना खोजने संबंधी आदत और सूचना परिवेश की विशेषताएं, ये इसके 3 ऑप्शन हो गए। डिस्क्रिप्शन में इसका क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए कौन सा है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन कुछ खास नहीं दिया हुआ है कि सूचना व्यवहार साहित्य के क्षेत्र में सूचना आमना सामना को संकल्पना का प्रतिपादन संडा एडलीज ने 1997 में किया था, जिसमें उन्होंने आईई के व्यवस्थित अध्ययन को सुकट करने हेतु संकल्पनात्मक ढांचे का प्रतिपादन किया था। एडलीज के अपने अध्ययन में जिन 3 प्रमुख अवयवों का प्रतिपादन किया है, उनकी पहचान निम्न है। क्या है? पहला है आपका सूचना प्रयोक्ता की विशेषताएं। इसमें एक ही दिया हुआ है, मैं आपको 3 अलग से बताता हूँ कौन कौन से हैं।
पहला क्या है, सूचना प्रयोक्ता की विशेषताएं, और दूसरा क्या है, तो सूचना खोजने संबंधी आदत है। दूसरा क्या है, सूचना खोजने संबंधी आदत है। और तीसरा क्या है, तो सूचना परिवेश की विशेषताएं हैं। तीसरा क्या है, सूचना परिवेश की विशेषताएं। ये तीन ऑप्शन ऊपर डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया गया, आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होगा, तो वो एडलेज के अध्ययन के लिए तीन प्रमुख अवयव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से सूचना की मांग करने वाले किस व्यवहार मॉडल में क्रियाकलापों नामतः प्रारंभ, चयन, खोज, सूत्रीकरण, संग्रहण एवं प्रस्तुति की व्याख्या की जाती है। आपको बताना किस सूचना की मांग में किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुलथाओ का मॉडल। किसका मॉडल था, ये कुलथाओ का मॉडल। अब इस मॉडल को आप ध्यान से समझिए क्या है। सूचना की मांग करने वाले कुलथाओ का व्यवहार मॉडल में क्रियाकलापों नामतः प्रारंभ, चयन, खोज, सूत्रीकरण, संग्रहण एवं प्रस्तुति की व्याख्या की जाती है। अब क्रिकेलस का मॉडल आप समझ लीजिए क्या है, तो व्यवहार मॉडल की मांग करने वाली बहुत सारी जानकारी कई शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है। जेम्स क्रिकल्स 1983 में सूचना की जरूरतों और अनिश्चितता के बारे में प्रकाशित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य से प्राप्त जानकारी प्राप्त करने वाले मॉडल को विकसित करने वाला पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऐसे अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, आप बताइए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है कि मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, उसे सांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क पे। अभिकथन कह रहा है सूचना साक्षर में आवश्यक सूचना की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने की सामर्थ्य होता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि सूचना साक्षर में आवश्यक सूचना की प्रकृति और सीमा को अवधारित करने का सामर्थ्य होता है। तर्क कह रहा है सूचना साक्षर सूचना निराक्षर की तुलना में आवश्यकता को बेहतर रूप से परिभाषित और मुखरित कर सकता है। ये चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं कि जो साक्षर होगी, सूचना साक्षर है, वो सूचना निराक्षर की तुलना में बेहद अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू एंड बी ऑल्सो, दोनों का दोनों यहाँ पे सही होगा। राइट आंसर उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उस तीन सूचना गतिविधियों को चिन्हित करें जिन्हें जेम्स फ्रिकेल्स ने अपने आईएसबी मॉडल का आधार माना था। आपको उस तीन सूचना गतिविधियों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है इसमें, तो उस तीन गतिविधियों को आप देखिए क्या है। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि पहला है आपका सूचना एकत्रीकरण, सूचना खोजना और सूचना अभिकलन करना, यानी सॉरी सूचना प्रदानदाता। क्या है, सूचना प्रदानदाता, सूचना अभिकलन इसमें नहीं होगा। सूचना एकत्रीकरण, सूचना खोजना और सूचना प्रदानदाता, ये तीन गतिविधियों को चिन्हित किया गया था जेम्स फ्रिकेल्स के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया हुआ है, ए, बी एंड डी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि जेम्स फ्रिकेल्स ने अपने आईएसबी मॉडल का आधार माना। वे तीन सूचना गतिविधियां निम्न है। पहला है सूचना एकत्रीकरण, सूचना खोजना और सूचना प्रदानदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है। आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से हैं उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो सूचना सुरक्षा के खतरा के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 4 होगा। पहला है आपका आईपीआर से समझौता और एस्पियोनेज के कार्य। आईपीआर से समझौता और एस्पियोनेज के कार्य जो है वो सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 किस कूट में दिया हुआ है, तो 2 और 4 आपका सी में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में एक बार आप डिटेल से समझिए क्या है। आईपीआर से समझौता और एस्पियोनेज के कार्य ये सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है, जबकि व्यक्तिगत फायरवॉल्स और एंटी स्पाईवेयर ये दोनों सूचना सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। स्पाईवेयर है क्या, एंटी स्पाईवेयर है। नेक्स्ट आपका इसी में एक्ट्स ऑफ एस्पियोनेज, ये क्या है, 1917 का जासूसी अधिनियम एक संयुक्त राज्य अमेरिका का संघीय कानून है जो 15 जून 1917 को पारित हुआ था। इसके कुछ समय बाद ही अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। यह वर्षों में कई बार संशोधित किया गया है। यह मूल रूप से यूएस कोड के शीर्षक 50 में पाया गया था, लेकिन अब शीर्षक 18 अपराध के तहत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, शब्द इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, किस ऑप्शन शब्द से आता है। शब्द इंफॉर्मेशन यानी शब्द इंफॉर्मेशन का आपका पूछा जा रहा है किस शब्द से वो आएगा। शब्द इंफॉर्मेशन जो ये लैटिन शब्द से आता है। शब्द इंफॉर्मेशन किससे आता है, लैटिन शब्द से आता है। इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार आप ध्यान से समझिए। इंफॉर्मेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। सूचना का अर्थ व्यापक तौर पर लिया जाता है। साधारणतः डेटा जो पृथक पृथक खंडों में विभक्त रहते हैं मिलकर तथा व्यवस्थित में सूचना का निर्माण करते हैं। वास्तव में सूचना वह ज्ञान है जिसे संप्रेषित किया जा सके। सैनॉन और वेवर के अनुसार सूचना एक उद्दीपन है जो अनिश्चितता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
सूचना होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है सूचना होनी चाहिए, सूचना कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी तरह का। पहला, विश्वसनीय होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए और उचित समय पर होना चाहिए। सूचना अरे भाई कैसे होना चाहिए? तो बिलीवल, उस पर विश्वास किया जा सके, संपूर्ण होना चाहिए सूचना और उचित समय पर आना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, सारे के सारे होंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में सेम वही दिया हुआ है कि सूचना जो है विश्वसनीय, संपूर्ण और उचित समय पर प्राप्त होने चाहिए। सही सूचना से ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, एंड सूचना खोज के संदर्भ में एंड और नॉट है, ये तीन चीज क्या है? एंड और नॉट, ये तीन चीज क्या है? तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तार्किक अंतर है। सूचना खोज के संदर्भ में एंड और नोट जो है वो तार्किक अंतर है, लॉजिकल डिफरेंस है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। एंड और नोट जो है वो बुलियन लॉजिक को निरूपित करते हैं। किसी एंड और नॉट जो है वो बुलियन लॉजिक को निरूपित करते हैं। बुलियन बीजगणित आंकिक इलेक्ट्रॉनिक का आधार बन गया है तथा इलेक्ट्रॉनिक संगणक का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, खोजी यंत्र एवं अन्य तार्किक डिजाइनों में अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जानकारी के संदर्भ में एंट्रोपी इसका परिणाम है। एंट्रोपी किसका परिणाम है? अब बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है जानकारी की अनिसंदेहता की डिग्री है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। ये जो है जानकारी के संदर्भ में एंट्रोपी का परिमाण है। किसका परिमाण है? एंट्रोपी का परिमाण है। क्या है? तो जानकारी की अनिसंदेहता की डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना क्या है? आपको बताना है सूचना क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसंस्कृत डाटा है। ये प्रोसेस्ड डाटा है। सूचना क्या है? तो प्रोसेस्ड डाटा है, प्रसंस्कृत डाटा। इसे ध्यान में रखिएगा। डेटा जो है, डेटा वो कच्चा असंगठित तथ्य है जिसे संशोधित करने की आवश्यकता होती है, जबकि किसी दिए गए संदर्भ में डेटा को संशोधित, व्यवस्थित, संरचित या प्रस्तुत किया जाता है कि ताकि इसे उपयोगी बनाया जा सके, तो इसे सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1960 में। तो इन्फॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। इसके डिस्क्रिप्शन को भी एक बार आप समझिए क्या है। सूचना एक मानवीय विचार है। जब जानने वाला तथा जानकार के बीच अंतःक्रिया होती है तो सूचना की उत्पत्ति होती है। हाफमैन के अनुसार क्या है? तो वक्तव्यों तथा तथ्यों अथवा संख्याओं की संपूर्णता को सूचना कहते हैं, जो बौद्धिक, तर्कपूर्ण विचारधारा अथवा किसी अन्य मानसिक कार्य पद्धति के अनुसार धारणात्मक ढंग से आपस में दूसरे से संबंध होती है। इंफॉर्मेशन शब्द का प्रथम बार 1960 में प्रयुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? सबसे जरूरी जो एसेंशियल एस्पेक्ट है आपको बताना है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना का संचार होना। सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण जो है वो सूचना का संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ट्रंकेशन तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेवा में ट्रंकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार समझिए। ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का एक प्रकार की प्रणाली या तकनीक है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता विभिन्न मशीन पठनीय ऑनलाइन डेटाबेस से अपनी वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का पहली बार 1970 के दशक में शुरू की गई थी। यह जो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम आर डायरेक्ट एक्सेस, कन्वेंशनल मोड, टू वे कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइज स्टोरेज, सेंट्रलाइज कंट्रोल, रैपिड रेस्पॉन्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन, मॉडर्न प्रोसेस और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सूचना ट्रंकेशन तकनीक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है, जैसे जैसे प्रत्याह्यान का स्तर गिरता है परिशुद्धता का स्तर बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्याह्यान का स्तर अगर गिरने लगेगा तो परिशुद्धता का स्तर बढ़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन तर्क कह रहा है, प्रत्याह्यान और परिशुद्धता सदैव विलोमता सहसंबंधित नहीं होते। ये तो गलत है, क्योंकि ये दोनों क्या है कि परिशुद्धता और प्रत्याह्यान जो सदैव विलोमता होते हैं। अभी जस्ट आपने देखा कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसलिए यहाँ पे तर्क गलत बता रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। बी क्या कह रहा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सूचना हस्तांतरण शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिसमैन ने। सूचना हस्तांतरण को किसने प्रतिपादित किया था? तो बिसमैन में। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए तो सूचना हस्तांतरण शब्द को बिसमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेकिन सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द को कैल्विन मुर्स द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोनों चीज को। सूचना हस्तांतरण की बात करेगा तो बिसमैन और सूचना
पुनर्प्राप्ति की बात करेगा तो केल्विन मोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ब्लेज का पूरा नाम क्या है, BLAISC, ब्लेज का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन सर्विस। क्या है पूरा नाम इसका? ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन सर्विस। आप ब्लेज के बारे में एक बार ध्यान से समझिए। ब्लेज जिसका फुल फॉर्म ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन सर्विस है, यह एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति सेवा है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब पर एक नए ग्राफिकल इंटरफेस के माध्यम से पहुंच शामिल है। यह एक पुस्तकालय नेटवर्क है जिसे अप्रैल 1977 में पेश किया गया था। अब यह दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्य सेवा है। यह एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति और कैटलॉगिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मुख्य कारक जो कि संपूर्ण पुनर्प्राप्ति प्रणाली में एकरूपता को लागू करता है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है नियंत्रित शब्दावली। मुख्य कारक जो कि संपूर्ण पुनर्प्राप्ति प्रणाली में एकरूपता को लागू करता है वो क्या है? तो नियंत्रित शब्दावली है। नियंत्रित शब्दावली मुख्य कारक है जो संपूर्ण पुनर्प्राप्ति प्रणाली में एकरूपता को लागू करता है। सर्च स्ट्रेटेजी क्या है? तो एक खोज रणनीति एक डेटाबेस खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्दों की एक संगठित संरचना है। यूजर प्रोफाइल क्या है? तो एक उपयोगकर्ता प्रोफाइल एक विशिष्ट उपयोगकर्ता या एक अनुकूलित डेस्कटॉप वातावरण से जुड़े व्यक्तिगत डेटा का एक दृश्य प्रदर्शन है। एक प्रोफाइल का तात्पर्य किसी व्यक्ति के पहचान के स्पष्ट डिजिटल प्रतिनिधित्व से है। उपयोगकर्ता प्रोफाइल प्राप्त करने की प्रक्रिया को उपयोगकर्ता मॉडलिंग या प्रोफाइलिंग कहा जाता है। उपयोगकर्ता प्रोफाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्राम, एडवाइजर सिस्टम या डायनामिक वेबसाइट जैसे ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट या बुलेटिन बोर्ड पर पाए जाते हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। क्या यूजर प्रोफाइल में क्या क्या आएगा आपका? तो टाइटल ऑफ यूजर आएगा, सीट्स आएगा, फेवरेट्स आएगा, लोकेशन आएगा, ट्रैक्स आएगा, कमेंट्स आएगा और ड्रॉप बॉक्स आएगा। डाटाबेस क्या होता है? किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े को कंप्यूटर डाटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसने शब्द सूचना पुनर्प्राप्ति प्रदान किया था? सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द को किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर अभी मैंने बताया था जस्ट पिछले प्रीवियस स्लाइड में कि सी मूर्स ने सूचना पुनर्प्राप्ति प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्रियाओं का अनुक्रम जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग पुनर्प्राप्ति प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पुनर्प्राप्ति प्रणाली कहते हैं। पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को एक हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम विफलता की स्थिति में एक सर्वर को पिछले ऑपरेटिंग राज्य में पुनर्प्राप्ति करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया आपके कंप्यूटर को बूट करने योग्य पुनर्प्राप्ति मीडिया, बूट करने योग्य बैकअप मीडिया का उपयोग करके शुरू होगी। फिर प्रक्रिया एक पुनर्प्राप्ति वातावरण को लोड करेगी जिसका उपयोग करने के लिए पुनर्प्राप्ति शुरू करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूचना उद्धरण में शोर डैश की वजह से होता है। शोर किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त सूचना की वजह से होता है। सूचना उद्धरण में शोर जो है वो अतिरिक्त सूचना की वजह से होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या है? सूचना उद्धरण में शोर जो है वो अतिरिक्त सूचना के लिए प्रयुक्त होता है। यह सूचना भंडारण और पुनर्प्राप्ति सूचना संग्रहण एवं रिट्राइवल कहा जाता है। जानकारी जो उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना पुनर्प्राप्ति केवल प्रक्रिया सूचना पुनर्प्राप्ति के अर्थात इंटेलिजेंस के एक भाग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रासंगिकता पुनः प्राप्ति और साहित्य शोध में संपूर्ण पुनः प्राप्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग यथार्थता कहते हैं, प्रिसिशन कहते हैं। प्रासंगिकता पुनः प्राप्ति और साहित्य शोध में संपूर्ण पुनः प्राप्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे प्रिसिशन यानी यथार्थता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यथार्थता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पुनर्स्मरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग सामान्यतः किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग सूचना पुनः प्राप्ति के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? सूचना पुनः प्राप्ति के लिए हम लोग पुनर्स्मरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम डैश ने प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लेविन मोर्स ने। किसने किया था? क्लेविन मोर्स ने। डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्वप्रथम क्लेविन मोर्स ने प्रयोग किया था। किसने किया था? क्लेविन मोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आईआर में गुच्छीकरण शब्द निरूपित करता है। आईआर में गुच्छीकरण शब्द किसे निरूपित करता है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिलेखों के एक साथ समूहीकरण जिनका विशेष मूल्यों के लिए समान आवृत्ति वितरण हो उसे ही आईआर क्या करता है? निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर भी आप इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार समझिए। क्लस्टर परिकल्पना मौलिक धारणा बताती है जो हम सूचना पुनर्प्राप्ति में क्लस्टरिंग का उपयोग करते समय करते हैं। परिकल्पना के अनुसार यदि किसी क्लस्टर से कोई दस्तावेज है जो किसी खोज अनुरोध के लिए प्रासंगिक है तो संभावना है कि उसी क्लस्टर से अन्य दस्तावेज भी प्रासंगिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लस्टरिंग उन दस्तावेजों को एक साथ रखता है जो कई शर्तों के साथ साझा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस प्रक्रिया को पहचानिए जिसके साथ दो संकल्पनाएं जुड़ी है, सूचना का प्रतिनिधित्व कैसे करें और संरचना की व्याख्या कैसे करें। अधिकांशतः ये ऐसी दुर्जय समस्याएं और चुनौतियां समझी जाती है जो मनुष्यों और कंप्यूटर्स के सामने इस प्रक्रिया में आती है। तो उस प्रक्रिया को आप पहचानिए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, उसे हम लोग सूचना पुनर्प्राप्ति कहते हैं। किसमें करते हैं, वो सूचना पुनर्प्राप्ति में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान समझिए। उस प्रक्रिया को पहचानना है जिसके साथ दो संकल्पनाएं जुड़ी है। क्या क्या, तो सूचना का प्रतिनिधित्व कैसे करें और संरचना की व्याख्या कैसे करें। अधिकांशतः ये ऐसी दुर्जय समस्याएं और चुनौतियां समझी जाती है जो मनुष्यों और कंप्यूटर्स के सामने इस प्रक्रिया में आती है। किस प्रक्रिया में आती है, तो सूचना पुनर्प्राप्ति के प्रक्रिया में आती है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखिए, क्लियर होगा। सूचना पुनर्प्राप्ति सूचना प्रणाली संसाधनों को प्राप्त करने की गतिविधि है जो उन संसाधनों के संग्रह से एक सूचना की आवश्यकता के लिए प्रासंगिक है। खोज पूर्व पाठ या अन्य सामग्री आधारित अनुक्रमण पर आधारित हो सकती है। सूचना प्राप्ति एक दस्तावेज में जानकारी की खोज करने और स्वयं दस्तावेजों की खोज करने और डेटा का वर्णन करने वाले मेटा डेटा और ग्रंथों, छवियों या ध्वनियों के डेटाबेस के लिए खोज करने का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। पद अथवा पद समूह की सूचना पुनः प्राप्ति हेतु के स्वचालित वर्गीकरण में अनुसंधान को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग क्लैंप सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लैंप सिद्धांत। क्वेश्चन अगर पूछा जाए पद अथवा पद समूह की सूचना पुनः प्राप्ति हेतु के स्वचालित वर्गीकरण में अनुसंधान को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, थ्योरी ऑफ क्लम्प्स, इसे क्लैंप सिद्धांत कहते हैं। इसे आप ध्यान से समझिए, पद अथवा पद समूह की सूचना पुनः प्राप्ति हेतु के स्वचालित वर्गीकरण में अनुसंधान को क्लैंप सिद्धांत कहते हैं, जबकि मूल्यांकन सिद्धांत एक कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल मॉडल है जो किसी भी आधार के मूल्यांकन पर आधारित होता है और गतिशीलता सिद्धांत का प्रयोग मैथमेटिक्स के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना पुनः प्राप्ति सिस्टम के मूल्यांकन से संबंध क्रेनफील्ड टेस्ट किसके निर्देशन में किया गया, किसके निर्देशन में किया गया क्रेनफील्ड टेस्ट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, C.W. क्लेवर्डन। C.W. क्लेवर्डन के निर्देशन में क्रेनफील्ड टेस्ट किया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली को उस समय नहीं उपयोग किया जाएगा जब भी ग्राहक के लिए सूचना न पाने की तुलना में सूचना पाना ज़्यादा दर्दनाक तथा कष्टप्रद होगा। कौन सा नियम इस चीज़ को कहता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, मूर का नियम। मूर का नियम क्या कहता है, इस चीज़ को आप डिस्क्रिप्शन में समझिए ध्यान से अच्छे से क्या कह रहा है। मूर का नियम कहता है कि सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली को उस समय नहीं उपयोग किया जाएगा जब भी ग्राहक के लिए सूचना न पाने की तुलना में सूचना पाना ज़्यादा दर्दनाक तथा कष्टप्रद होगा। तीन इंपेरिकल लॉज हैं। इंपेरिकल लॉज तीन क्या क्या है, पहला आपका लटकास लॉ जो लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी पे बेस्ड है, दूसरा है आपका ब्रेडफोर्ड्स लॉ जो लॉ ऑफ स्कैटरिंग ऑफ साइंटिफिक पेपर्स पर बेस्ड है, और तीसरा है आपका जिफ्स लॉ जो लॉ ऑफ इरेक्वेंसी को बताता है। साइड यहाँ पे लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था लेकिन इरेक्वेंसी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूचना साक्षरता प्रस्तुत करने के लिए कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, इस देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपका सूचना साक्षरता प्रस्तुत करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टैंड एलोन कोर्स, मतलब स्वाश्रय पाठ्यक्रम, इस पद्धति को अपनाई जाती है। दूसरा आपका कह रहा है क्या, पाठचर्या के साथ समेकित, इसे भी अपनाई जाती है। और थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में आपका ऑनलाइन पाठ्यक्रम, इसे भी अपनाई जाती है। लेकिन लास्ट जो आपका इंटर्नशिप है इसे नहीं अपनाया जाता है। सूचना साक्षरता प्रस्तुत करने के लिए स्वाश्रय पाठ्यक्रम, पाठचर्या के साथ समेकित, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, इन तीन पद्धतियों को अपनाई जाती है। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा। डिस्क्रिप्शन में वही दिया हुआ है कि सूचना साक्षरता प्रस्तुत करने के लिए स्वाश्रय पाठ्यक्रम, पाठचर्या के साथ समेकित और ऑनलाइन पाठ्यक्रम पद्धतियां अपनाई जाती है, जबकि इंटर्नशिप शब्द प्रायः नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले उन महाविद्यालयों, छात्रों, विश्वविद्यालयों के छात्रों या युवकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इस क्षेत्र में नए उतरे होते हैं और प्रशिक्षण के साथ ही व्यवसाय आरंभ करते हैं। उन्हें हिंदी में प्रशिक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सूचना पुनः प्राप्ति में शोर किस कारण से होता है। आप बताइए कि सूचना पुनः प्राप्ति में शोर किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक सूचना की वजह से शोर होता है। किसकी वजह से होता है, अनावश्यक सूचना की वजह से शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी भी सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली के इम्पैक्ट
फैक्टर का मापन करने की महत्वपूर्ण पद्धति क्या है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के इम्पैक्ट फैक्टर का मापन करने की महत्वपूर्ण पद्धतियां क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3, यथार्थता की दर प्रिसिशन रेट होगा और दूसरा होगा रिकॉल रेट, पुनः स्मृति की दर। ऑप्शन इसका क्या होगा, यथार्थता की दर या स्मृति की दर। किसी भी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के इम्पैक्ट फैक्टर का मापन करने की महत्वपूर्ण पद्धति यही दो है, पहला है यथार्थता की दर और स्मृति की दर। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यथार्थता की दर और पुनः स्मृति की दर किसी भी सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली के इम्पैक्ट फैक्टर का मापन करने की महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे अभिकथन और तर्क के बारे में दिया हुआ है। अभिकथन ध्यान से समझिए और तर्क समझिए, फिर इसका राइट आंसर दीजिएगा। अभिकथन कह रहा है, प्रत्याह्वान यथार्थता वक्र का निहितार्थ यह है कि यदि हम प्रत्याह्वान में सुधार करने का प्रयास करते हैं तो हम यथार्थता की कीमत पर ही ऐसा करते हैं। तो यह बिल्कुल ही अभिकथन सही कह रहा है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ द recall precision curve is that if we try to improve recall we can only do so at the expense of precision, यानी कि आप यथार्थता की कीमत पर ही ऐसा कर सकते हैं अगर आप प्रत्याह्वान में सुधार करने का प्रयास करते हैं। रीजन कह रहा है कि प्रत्याह्वान यथार्थता वक्र किसी दिए गए तंत्र के औसत कार्य निष्पादन को निरूपित करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि रिकॉल प्रिसिशन कर्व जो है आपका, रिकॉल प्रिसिशन कर्व रिप्रेजेंट्स द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ एनी गिवन सिस्टम। यहाँ पे तर्क, अभिकथन और तर्क दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है, अधिकांश सूचना पुनः प्राप्ति प्रणालियां जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण खोज तकनीकों का उपयोग किया है ने प्रयोक्ताओं के सूचना ढूंढने और पुनः प्राप्त व्यवहार का पता लगाया है। क्या ये सही है? तो ये कथन बिल्कुल ही सही है कि अधिकांश सूचना पुनः प्राप्ति प्रणालियां जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण खोज तकनीकों का उपयोग किया है उन्होंने प्रयोक्ताओं के सूचना ढूंढने और पुनः प्राप्ति व्यवहार का पता लगाया है। ये सही है, लेकिन तर्क क्या कह रहा है? गुणवत्तापूर्ण खोज विधियों से मानव व्यवहार का पता लगाने में मदद मिलती है। तो तर्क भी सही है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होते हैं वो हेल्प करते हैं, वो एक्सप्लोर करने में, किसमें, ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। इसलिए यहाँ पे अभिकथन और तर्क जो है दोनों पूरी तरह से सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और आर, जो जिसमें सही होगा ए एंड आर किसमें सही बता रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप, ए और आर दोनों सही बता रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिकथन और तर्क दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित स्रोतों में से कौन उद्धृत संदर्भों को अनुक्रमित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इंडेक्स साइटेड रेफरेंस। आपको बताना है उद्धृत संदर्भों को कौन अनुक्रमित करता है, कौन अनुक्रमित करता है, इसे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और डी सिर्फ सही है। बी यानी आपका स्कोपस और डी जो है आपका गूगल स्कॉलर। स्कोपस और गूगल स्कॉलर ही क्या करते हैं? तो स्रोतों में से उद्धृत संदर्भों को अनुक्रमित करता है। उद्धृत संदर्भों को कौन अनुक्रमित करता है? तो स्कोपस करता है। कौन करता है? तो स्कोपस करता है और गूगल स्कॉलर करता है। तो बी और डी देख लीजिए किसमें है, तो बी एंड डी आपका लास्ट में ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए स्कोप्स और गूगल स्कॉलर ये स्रोत उद्धृत संदर्भों को अनुक्रमित करता है। अब डी स्पेस क्या है? तो यह इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर के एक ओपन सोर्स है जिसे 2002 में ड्यूरा स्पेस ने विकसित किया था। किसने विकसित किया था? ड्यूरा स्पेस ने, इसीलिए इसका नाम डी स्पेस पड़ गया। काम किसमें आता है? इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर के एक ओपन सोर्स है। स्कोपस 2004 में शुरू किया गया। एल्सेवियर एक अमूर्त और उद्धरण डेटाबेस है। स्कोपस प्रकाशकों तथा शीर्षकों का शामिल करता है। जेसीसी क्या है? तो जे गेट कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक जनरल लिटरेचर का वर्चुअल लाइब्रेरी है। जेसीसी क्या है? तो जे गेट कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम है, एक जनरल लिटरेचर का वर्चुअल लाइब्रेरी है। गूगल स्कॉलर एक मुक्त रूप से सुलभ वेब खोज इंजन है जो विभिन्न प्रकाशन प्रारूपों और विषयों के विद्वतापूर्ण साहित्य के संपूर्ण पाठ को अनुक्रमित करता है। गूगल स्कॉलर पूछा जाए क्या है, तो यह एक वेब खोज इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थैंक यू। यहीं पे ये सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं आज। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।